नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग हब में। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग सिंचाई एवं इससे जुड़ी हुई परियोजनाओं के बारे में देखेंगे और ये झारखंड भूगोल सीरीज का लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। इससे पहले मैंने 10 लेक्चर दिया था, वो जाइए। इससे पहले मैंने 9 लेक्चर दिया था, ये 10वां लेक्चर आज का है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सिंचाई से संबंधित कुल प्रश्नों की संख्या हम आज डिस्कस करेंगे। टोटल 21 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, जो कि सिंचाई से संबंधित मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्टली। इससे पहले मैंने 9 लेक्चर दिया, उन सारे लेक्चर को जाके देखिए प्लेलिस्ट में जाके। झारखंड प्लेलिस्ट बनाया हुआ मैंने 2020 का, झारखंड ज्योग्राफी 2020, उस प्लेलिस्ट में जाकर के सारे सीरीज को देख सकते हैं। चलिए हम लोग 10वां सीरीज आज कंप्लीट करते हैं। झारखंड के कुल जल संसाधन का कितना % भाग जो है सतही जल से संबंधित है। यहाँ पूछ रहा कि जो हमारे पास टोटल वाटर रिसोर्सेस हैं, उस टोटल वाटर रिसोर्सेस में सरफेस वाटर कितना है, सतही जल कितना है। तो हमारे पास जो सतही जल है यानी सरफेस वाटर अवेलेबल है, वो 82.7% जो है सतही जल के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, टोटल जो हमारे पास 82.7% जल जो है वो सरफेस वाटर के रूप में उपलब्ध है। तो सरफेस वाटर के रूप में उपलब्ध है। तो अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जितना टोटल रिसोर्सेस है, वाटर रिसोर्सेस हमारे पास है, उसका ग्राउंड वाटर के रूप में कितना है, यानी ग्राउंड वाटर के रूप में। इससे पहले मैंने क्या बात किया था, सरफेस वाटर हमारे पास कितना है, 82.7% भाग में जो हमारे पास सरफेस वाटर है। और ग्राउंड वाटर की बात करें तो ग्राउंड वाटर जो है 17.3% जो हमारे पास है सरफेस ग्राउंड वाटर के रूप में उपलब्ध है। तो 17.3% जो है हमारे पास ग्राउंड वाटर है, यानी भूमिगत जल है। और इसको मैं अगर यहां लिखूं, सतही जल जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस वाटर, सरफेस वाटर, ये हमारे पास 82.7% हिस्से में उपलब्ध है। इसके अलावा ये तो हो गया सतही जल। ग्राउंड वाटर की अगर बात करें, ग्राउंड वाटर जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूमिगत जल, भूमिगत जल, तो यह हमारे पास 17.3% हिस्से पे उपलब्ध है। 82.7 प्लस 17.3 अगर करेंगे तो हमारे पास टोटल वाटर रिसोर्सेस आ जाएंगे। ठीक है, तो सरफेस वाटर ज्यादातर हिस्सों में, कहीं भी झारखंड क्या पूरे इंडिया के किसी भी जगह, किसी भी स्टेट के बारे में बात करेंगे तो ज्यादातर हिस्सों में सतही जल के रूप में जल उपलब्ध होता है, सतही जल यानी सरफेस वाटर के रूप में, और भूमिगत जल थोड़ा कम होता है। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झारखंड के कुल सिंचित भूमि के कितने % भाग पर सतही जल द्वारा सिंचाई की जाती है। तो जो हमारे पास कुल सिंचित भूमि है या कृषि योग्य भूमि है, उस कृषि योग्य भूमि में हम लोग टोटल 58.3% जो हिस्सा पर 58.3% सिंचाई जो सतही जल द्वारा करते हैं, यानी सरफेस वाटर के थ्रू करते हैं। सरफेस वाटर हम लोग यूज करते हैं, 58.3% सरफेस वाटर यूज करते हैं। किस लिए, जो हमारे पास कुल कृषि योग्य भूमि है उसको सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए हम लोग टोटल 58.3% यूज करते हैं सतही जल का। जबकि 41.7% जो हम लोग है ग्राउंड वाटर यूज करते हैं सिंचाई करने के लिए। जो हमारे पास कुल कृषि योग्य भूमि है, उस भूमि को हम लोग सींचते हैं 41.7% ग्राउंड वाटर के द्वारा। ग्राउंड वाटर जो है हम लोग यूज करते हैं 41.7%, यानी 42%। अगर लगभग में बात करूं तो 42% हम लोग यूज करते हैं ग्राउंड वाटर सिंचाई करने के लिए। पांचवा नंबर, झारखंड में कितने % कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। हमारे पास जो है 12.77%, यानी 13%। अगर लगभग बात करूं, कई बुक में अलग अलग मैं दिया हुआ, बट मोटा मोटी जो है 13% या 12.77% या 12 से 13% के बीच में ये जो फिगर है वो हैलाइज करता है। तो 13% लगभग जो हम लोग यूज करते हैं सिंचाई, जो हमारे पास टोटल कुल भूमि उपलब्ध है उसमें मात्र 13% हिस्से पे ही सिंचाई करते हैं हम लोग।
जैसे मान लीजिए ये पूरा झारखंड की कृषि योग्य भूमि है, तो मात्र इसका 13% हिस्से पे ही हम लोग सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा पाए हैं। बाकी ये जो हिस्सा बचा हुआ, जो वैसे तो झारखंड में पूरी कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये पठारी इलाका है, पहाड़ी है, नदी है, नाले हैं, तो इसकी जितनी भी 38 लाख हेक्टेयर के आसपास में उपलब्ध है कृषि योग्य भूमि, 38 लाख हेक्टेयर, इस 38 लाख हेक्टेयर जो भूमि उपलब्ध है उसका मात्र 13% हिस्से पे ही हम लोग सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा पाए हैं अब तक। छठा नंबर है, झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो झारखंड में जो भी 13% हम लोग अभी तक कर पाए हैं, उनमें से पूछ रहा कि कौन कौन से किस साधन से हम लोग सिंचाई करते हैं। तो ये जो गलत फिगर है यहाँ पे ये नहीं होगा। कुआं के द्वारा हम लोग तो ज्यादातर करते हैं सिंचाई। कुआं जो लगभग हम लोग 30% कुआं के द्वारा निर्भर है, कुओं पर निर्भर है। 30% हम लोग कुओं पर निर्भर है सिंचाई करने के लिए। सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साधन से झारखंड में अधिक सिंचाई होती है? तो अभी मैंने बताया कि कुओं द्वारा हम लोग ज्यादातर निर्भर है सिंचाई करने के लिए, और 30% हम लोग निर्भर है कुओं पर। उसके बाद ये 8वां नंबर है, झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर कुओं के द्वारा की जाती है? तो ये भी मैंने बताया अभी कि 29.5% से लेकर के 30% हम लोग कुओं पर निर्भर है। कुआं अगर हट जाए तो हमारी बहुत स्थिति चरमरा जाएगी। तो कुल जो है हम लोग 30% कुओं पर निर्भर है हम लोग सिंचाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर तालाब के द्वारा हम लोग सिंचाई करते हैं? तो तालाब के द्वारा जो है 18.8% हम लोग तालाब पर निर्भर है। इसको अगर मैं यहाँ पे एक ही बार में लिख दूं तो कुआं पर हम लोग 29.38%, लगभग में 30% निर्भर है। निर्भरता हमारी इस प्रकार है, कुआं पर हम लोग 30% निर्भर है सिंचाई करने के लिए, तालाब पर हम लोग लगभग में बात करूं तो 19% आता है ये। और एग्जैक्ट फिगर, हालांकि एग्जैक्ट फिगर हर किताब में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन ये जो फिगर मैं कोट कर रहा हूँ ये उड़ान से कोट कर रहा हूँ। उड़ान एक पब्लिकेशन है। तो तालाब के द्वारा हम लोग 19% तालाब पर निर्भर है सिंचाई करने के लिए, और नहर पर 17.53% हम लोग नहर के द्वारा करते हैं। अगर बात करूं फिगर, राउंड फिगर की, तो हम लोग इसको 18 लिख सकते हैं, 18%। और नेक्स्ट बच जाता है नलकूप के द्वारा हम लोग 8.28% निर्भर है। अन्य में आ जाता है मिक्स करके 25.74%। ठीक है, तो हम लोग जो सिंचाई झारखंड में करते हैं 19% कुआं के द्वारा हम लोग 30% निर्भर है कुआं पर, 19% तालाब पर निर्भर है, नहर पर हम लोग 18% लगभग निर्भर है, और 8% हम लोग नलकूप पर निर्भर है। अन्य साधनों से हम लोग 25.74 यानी लगभग 26% हम लोग अन्य साधनों पर निर्भर है। तो ये क्वेश्चन वही है अगेन। 9वां नंबर है, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर तालाब के द्वारा की जाती है? तो तालाब के द्वारा हम लोग 18.8%, जिसको हम लोग 19% लगभग बोल सकते हैं, तालाब के द्वारा हम लोग करते हैं। जबकि ये क्वेश्चन कह रहा है नहर के द्वारा हम लोग कितनी सिंचाई पर उपलब्ध करते हैं, तो यह नहर के द्वारा हमारा 18% लगभग 17.17% जो है हम लोग नहर के द्वारा करते हैं। ठीक है, नहर के द्वारा हम लोग 17.13% करते हैं। उसके अलावा 11 नंबर क्वेश्चन जो है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नलकूप के द्वारा, तो नलकूप के द्वारा हम लोग 8.4% यानी 8% हम लोग कह सकते हैं नलकूप के द्वारा। 17% हम लोग करते हैं नहरों के द्वारा, और 19% 18.7 के ऊपर में यानी 19% हम लोग तालाब के द्वारा करते हैं। तालाब, और ये हो गया नहर,
और ये हो गया नलकूप। ठीक है, फिगर है, मोटा मोटी फिगर आपको याद रखना है। फिगर इस तरह आपको याद रखना, अगर मैं रफली लिख दूं यहाँ पे तो कुआं आ गया, कुआं 30% याद रखिएगा। तालाब आप याद रखिएगा 19%, नहर याद रखिए 18%, और नलकूप आप रखिए 8% याद रखिए। ये फिगर आपके लिए याद रखना जरूरी है, बाकी आप इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा ऑप्शन क्या है। तो 11 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फटाफट हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। 12 नंबर है, झारखंड के किस जिले में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो झारखंड का जो गुमला जिला है, जहां पे कुओं के द्वारा अत्यधिक सिंचाई होती है, कुआं पे वहां पे ज्यादा लोग निर्भर है कुओं पर। उसके बाद 13 नंबर है, झारखंड के किस जिले में तालाब द्वारा सिंचाई अधिक होती है? तो तालाब के द्वारा, देवघर जिला में तालाब पर बहुत लोग निर्भर है, वहां पे तालाब के द्वारा सिंचाई होती है। जबकि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है सिंभू क्षेत्र में होता है, और नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है लोहरदगा में होता है। तो 15 क्वेश्चन होता है कंप्लीट। 16 नंबर हम लोग देखते हैं। 16 नंबर, कनाडा बांध किस नहर पर, कनाडा बांध की नहर किस नदी पर बनी है? तो मयूराक्षी नदी पर बनी है। झारखंड राज्य में बृहद सिंचाई परियोजना कितनी है? 8 जो है बृहद सिंचाई परियोजना है। झारखंड में कितनी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई है? 886 जो है मध्यम सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई है। और ये 19 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड की कितनी योजनाएं चिन्हित की है? तो झारखंड की 2 योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यक्रम के अंतर्गत चुनी गई है। तो ये होता है 19 क्वेश्चन कंप्लीट। एंड लास्ट 2 क्वेश्चन, 19वां नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट, उत्तर कोयल जलाशय, अजय बैराज एवं कोनार डायवर्जन परियोजना का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी। आज का लास्ट क्वेश्चन, पुनासी एवं औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में पुनासी एवं औरंगा जलाशय की परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों ये हमने 21 क्वेश्चन कंप्लीट किया। ठीक है, तो होपफुली आपको ये 21 क्वेश्चन पसंद आया होगा। लास्ट वाले जो 9th नंबर का लेक्चर था, उस लेक्चर में मैंने एक 29 नंबर का क्वेश्चन जो है गलत बता दिया था, उसको मैं सुधार दे रहा हूँ। 29 नंबर का क्वेश्चन में ये मैंने पूछा था कि दामोदर नदी पे कौन सा बांध बना हुआ एक था, कौन सा बांध बना हुआ? तो वहां पे मैंने शायद बढ़ाकर बता दिया था आंसर, बट उसका आंसर होगा पंचेत। एक्चुअली पंचेत जो है दामोदर और बराकर नदियों के संगम पर बना हुआ है। पंचेत जो है दामोदर और बराकर के संगम पर बना है। तो हालांकि 29 के ऑप्शन में दामोदर क्वेश्चन था, दामोदर नदी पे इनमें से कौन सा बना हुआ है? तो पंचेत आंसर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो क्वेश्चन क्या था, बट उसका आंसर पंचेत होगा। उसमें मैंने कुछ और ऑप्शन दिया था आपको, तो उसको एक बार देख लीजिएगा लास्ट 9वां नंबर सीरीज में। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ। होपफुली आपको पसंद आए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और किसी तरह की गलती मिस्टेक हो गई तो जरूर कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। कभी कभी पढ़ाने के दौरान मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं लेक्चर नंबर 11 के साथ में। बाय बाय।